हेलो एवरीवन। हमने अभी तक लैंथेनाइड की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जैसे कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और आयनिक रेडियाई। उसकी हमने अब तक देखी है। अब हम देखेंगे उसकी अगली प्रॉपर्टी, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या उसका किस प्रोसेस से वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, कौन से कॉम्प्लेक्स बनाता है, कौन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कौन से कम स्टेबल होते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है जो ये हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। जो जितने मेटल बनाते हैं लेंथेनाइड जितने कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उनमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम मेटल से जुड़े हुए हैं, कितने नंबर ऑफ एटम मेटल से जुड़े हुए हैं, तो वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर ऐसे एक मेटल ऐसे ऐसे एल जुड़ा हुआ है तो वो होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा। अगर ऐसे 6 जुड़े हुए हैं तो 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। लेकिन कोई ऐसा लिगेंड है कि जैसे ए बी है, कोई भी लिगेंड ए बी लिगेंड है, उसके दोनों एटम मेटल से जुड़े हुए हैं, ए बी और बी, तो इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। इस लिगैंड का मतलब जितने नंबर ऑफ एटम से वो मेटल के साथ जुड़ा हुआ लिगैंड, उसको वो उसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो लेंथेनाइड के जितने भी मेटल होते, जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो 4f होता है लेंथेनाइड में, 4f होता है तो उसका साइज बड़ा होता है तो मतलब जैसे एक बड़ा गुब्बारा है, बड़े गुब्बारे पे छोटे एटम ज़्यादा आके जुड़ सकते हैं ना। लेकिन जैसे 3D है, 3D का साइज छोटा है तो उस पर 6 ही आइटम जुड़ सकते हैं। लेकिन 6 से ज़्यादा होंगे तो उसमें रिपल्सन वगैरह होगा। लेकिन इसे 4f का साइज काफ़ी बड़ा होता है तो उसमें 6 से ज़्यादा लिगेंड जो है बाहर से आके जुड़ सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 7, 8, 9, 10, 12 तक भी चला जाता है। तो और इसका जैसे ये कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा है। जैसे ये है यूट्रिबियम, AC और ये वाटर है एक, इसका इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है। तो AC होता है एसिटाइल एसिटोनेटो, एसिटाइल एसिटेनेटो, AC। इसका अगर कॉम्प्लेक्स अगर ये इसका ये होता है एसिटाइल एसीटोन, ये कॉम्प्लेक्स होता है एसिटाइल एसीटोन। लेकिन जब हम इसको लिगेंड के फॉर्म में यूज करते हैं तो हम इसमें कोई बेस डालते हैं, बाहर से कोई भी बेस डाला तो बेस क्या करेगा, किसी भी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से कोई भी प्रोटॉन निकाल लेगा। तो ये वाला जो प्रोटॉन होता है, ये वाला प्रोटॉन ये निकाल लेता है, ये वाला प्रोटॉन निकाल लिया तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर इसमें रेजोनेंस होता है कि ये यहाँ पे आ गया और ये बॉन्ड जब टूट गया, ये ऐसे होके तो फिर इसमें ऐसा हो जाता है। ये तो डबल बॉन्ड रही और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस टाइप का लिगेंड बन जाता है। तो ये इस पे दो एटम है जो लिगेंड मेटल से जुड़ सकते हैं। एक तो ये ऑक्सीजन एटम है, एक ही ऑक्सीजन एटम है। इस ऑक्सीजन एटम पे तो नेगेटिव चार्ज है, इसने ये नेगेटिव चार्ज मेटल को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। लेकिन इस पे क्या है, लोन पेयर है इस ऑक्सीजन पे, तो ये अपने लोन पेयर इसको दे देगा, ये अपने लोन पेयर दे देगा मेटल को। तो इस फॉर्म में ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो एसिटाइल एसिटोनोट है, मतलब 6 एसिटाइल एसिटोनोट है तो ये 6 1 2 बनाता है तो 3 6 बनाए हुए हैं। मतलब इसमें 3 है ना एसिटाइल एसिटोनेटो, तो इसमें 3 6 बॉन्ड बना लेंगे और एक जो वाटर वाला मॉलिक्यूल है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। अगर इसको ऐसे देखो तो ये कैसे होता है कि जैसे बोर्ड है, बोर्ड के आपने 2 सीट ऐसे लगा दी, यहाँ पे आके जोड़ दिए, ऐसे 2 सीट बना दी तो एक टाइप का ट्राइगोनल बन गया ना। जैसे कई बार आपने देखा होगा शीशे का बना होता है वो ऐसी शेप का, तो वो कई बार टेबल वगैरह पे रखा होता है ऑफिस वगैरह में, तो वो होता है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक हो गया। मतलब ऐसे तो इसके 3 फेस हो जाएंगे, ऐसे जोड़ेंगे, एक ही बीच का पीछे वाला, तो ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक फॉर्म होती है। जैसे इस कंपाउंड को देखो आप, यूट्रिबियम में एसिटाइल एसिटोनेट, इसमें 4 तो एक प्लेन में है, ये वाला और ये 2 एटम इसके पीछे हैं। फिर ऐसे जोड़ के इनको बनाओगे तो एक ट्राइगोनल बन जाएगा, ट्राइगोनल बनेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक होती है। और फिर ऐसे ही
ये जो ये खाली दिखा रखा हमने सर्कल, ये है ऑक्सीजन के एटम। जो ये ऑक्सीजन एटम डोनेट होंगे ना, ये वाले ऑक्सीजन के एटम है। और जो बीच में ये दिखा रखा हमने, ये जो बीच में ये मॉलिक्यूल बच जाएंगे, ये वाला कार्बन बच जाएगा, और एक ये दो वाले कार्बन बचे। जो बीच में चेन बचेगा उसको हम इससे ऐसे दिखा देते हैं, क्योंकि उसका कुछ काम नहीं है। मेन काम जो ऑक्सीजन एटम है इनका ही है। जैसे इन दो ऑक्सीजन एटम ऐसे डोनेट कर देंगे, और ये दो ऑक्सीजन एटम है, इनके बीच में भी ऐसे बीच में कार्बन चेन होगा, और ये वाले दो हैं, इनके बीच में भी ऐसे कार्बन चेन होगा। तो इसके ऑल ओवर स्ट्रक्चर जो बाहर से देखते हैं, ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक बनती है। और ऐसे ही है इसमें क्या है, इसमें है 3 तो एसिटाइल आइसोनोटाइन की वजह से 6 बॉन्ड होंगे, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इसकी वजह से 6 दूनी 6 और 2 8 हो जाएंगे। इसकी स्ट्रक्चर होती है स्केर एंटी प्रिज्मेटिक, स्केर एंटी प्रिज्मेटिक, ये बस आपको याद ही रखना है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होती है। अगर इसको स्ट्रक्चर कैसे होती है देखे तो ऐसे, कोई पहले आगे स्क्वायर है, स्क्वायर का प्रिज्म लेके उसका एंटी कर दिया, मतलब ये ऐसा स्क्वायर है तो उसको थोड़ा घुमा के फिर इसको दोनों को जोड़ दिया, तो ये हो जाएगी स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। पीछे एक स्क्वायर, अगले वाला स्क्वायर है उसको आधा बेंड करके फिर उन दोनों को जोड़ दिया, उन दोनों के कॉर्नर को जोड़ दे, तो ऐसे बनते हैं स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। तो हमने ये होते हैं। और जैसे ऐसे सीरियम NO3 6 नेगेटिव, नाइट्रेट सीरियम नाइट्रेट 6 नेगेटिव, जो सीरियम नाइट्रेट आयन होता है उसका भी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। ये नाइट्रेशन आयन इस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। जो ये दो वाले ऑक्सीजन है ये मेटल के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, तो एक नाइट्रेट जो है 2 बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, तो 6 कितने बनाएंगे, 12 बनाएंगे, 12 बनाएंगे। तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखें 12 वाले का, तो होता है इकोसाहेड्रन, इकोसा इकोसाहेड्रन 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 जो होता है मैक्सिमम ऐसा, जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसके लिए हम किसी भी स्ट्रक्चर को, जैसे वो तो 12 से भी ज़्यादा से हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन जो हमने हायर सिमेट्री जो हमने स्टडी की है उसमें होती है इकोसाहेड्रन। जो आप तक जिसकी हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर हमने रीड किया, जिसकी हम शेप को समझ पाए हैं, वो होता है इकोसाहेड्रन होता है। और फिर अगला वाला जैसे सीरियम नाइट्रेट NO3 4, और ये OPPH3 के इसमें 2 मोलिकुल हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। तो ये नाइट्रेट इन 4 की वजह से 8 हो जाएगा, क्योंकि एक का 2 होता है ये, और 2 इसकी वजह से हो जाएगा 8 जमा 2, इसमें हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसमें अगर इसके स्ट्रक्चर देखो आप, सीरियम नाइट्रेट की, जिसमें सिंपली आप अगर वैसे तो बुक में अच्छे से थे, लेकिन अगर ऐसे देखो तो ये होता है कि 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं, ये नाइट्रोजन के साथ, ये एक मतलब एक नाइट्रोजन के 2 ऑक्सीजन तो मेटल के साथ जुड़े हुए हैं, और एक नाइट्रोजन के साथ मतलब वो ऐसा जो मेटल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे ही ये दिखा देंगे हम डॉट से। ये डॉट से दिखाने का मतलब क्या है कि जो सीरियम का है, इसको भी बना लेते हैं, ये ऑक्सीजन के एटम है और ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, एक ही ऐसे जुड़ा हुआ है। इनको दिखाने का मतलब क्या है, ये डॉट की फॉर्म में है, ये मतलब ये प्लेन से पीछे है। अगर सीरियम यहाँ पे है तो ये 2 वाले एटम जो है पिछली साइड है, और ये 2 सॉलिड वाले ये मतलब आगे की साइड है, मतलब 2 नाइट्रेट के मोलिक्यूल का आगे की साइड है और 2 पीछे की साइड है, और एक एक इनके ऐसे ऊपर है एक नीचे है। तो एक ऐसे अगर देखोगे तो ऐसे एक ऊपर है और एक ऐसे ही, ये एक नीचे है, तो ये इस टाइप की फॉर्म होती है इसकी। 8 है, जो 8 ऑक्सीजन है वो तो प्लेन में होंगे, और 4 2 ऊपर होंगे और 2 नीचे होंगे, तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है सीरियम नाइट्रेट की। इसकी सिमेट्री होती है इकोसाहेड्रन। ये हमने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल देखे जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर
मतलब 6 से ज़्यादा होता है, ये 10-12 तक भी देखे हमने। और जो एक अगली प्रॉपर्टी होती है, जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं उनके साथ ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं। चिलेटिंग लिगेंड होते हैं कि भाई जैसे मेटल है सीधा ए के साथ जुड़ गया, लेकिन कोई ऐसा है कि उसमें 2 एटम है मेटल में, ए और बी हैं, और दोनों ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो इन दोनों ने बॉन्ड बनाया तो इनके बीच में एक रिंग फॉर्म हो गया, ए बी और एम के फॉर्म में, ए बी और एम के फॉर्म बीच में एक रिंग फॉर्म हो गया। तो जो लिगेंड रिंग फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं हम चिलेटिंग लिगेंड। तो ये 4F जो है, 4F या लेंथेनाइड वाले जो एलिमेंट है वो चिलेटिंग लिगेंड के साथ ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और अगर मोनोडेंट खाली एक ही एटम के साथ बनाना जैसे ए है, तो ऐसे ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ बनाते हैं, MO या फ्लोर ऐसे, या मतलब ऑक्सीजन के साथ कोई और एटम होगा, मतलब जो मेटल का बॉन्ड होगा वो ऑक्सीजन के साथ बनेगा या फ्लोरीन के साथ बनेगा। अगर सिंग मतलब एक ही एटम ज्वाइन हो रहा है, तो अगर एक ही एटम मेटल से ज्वाइन हो रहा है तो ऑक्सीजन या फ्लोरीन होगा, ये नहीं तो वो चिलेटिंग लिगेंड के साथ जनरली कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि भाई ये हमने देखा था कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 10-12 तक जा रहा है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से भी कम होता है, जैसे 3 तक भी चला जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे ये है नाइट्रोजन ट्राइसिलीन, इसमें क्या है, इसलिए ये वाला लिगेंड है, और ये जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है लेंथेनाइड के साथ, इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तक ही रहता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तक रहता है। कैसे, क्यों होगा, क्योंकि इसका साइज जो है ये बहुत बड़ा होता है इस लिगेंड का। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे 3 सिलिकॉन लगे हुए हैं, 3 सिलिकॉन, और सिलिकॉन पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं, हर एक सिलिकॉन पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं। तो इसका साइज इतना बड़ा हो गया कि वो जो 4F का साइज बहुत बड़ा था ना, उसमें भी ये 3 ही इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर देते हैं कि 3 के बाद 4 वाला भी स्टेबल नहीं हो पाता। तो जिसका साइज बड़ा होता है जिस लिगेंड का, तो उसमें ये 3 तक भी कोऑर्डिनेशन नंबर बनाते हैं। जैसे इसमें 2,6 डाइमिथाइल फिनाइल, मतलब इस पे फिनाइल ग्रुप है, और फिनाइल ग्रुप के 2 और 6 पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 और 6 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, और ये वाला लिगेंड हो जाएगा 2,6 डाइमिथाइल फिनाइल। जो ये दोनों लिगेंड है, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो इसकी वजह से ये 3 कोऑर्डिनेशन नंबर तक भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे भी जो आगे भी कोई और भी एग्जाम्पल होते हैं जिनका साइज बड़ा होगा, वो 6 नंबर से, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से भी कम हो सकता है। ये अगली प्रॉपर्टी होती है, देखो जो 4F ऑर्बिटल होते हैं ना, जो लेंथेनाइड वाले होते हैं, उनमें 4F वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4F में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, और 4F अंदर की तरफ होता है काफ़ी। 4F के बाद 5S 5P और 6S रहते हैं, है ना। वैसे तो 5D भी रहता है, लेकिन 5D में इलेक्ट्रॉन नहीं होते इतने, कभी कभी हो जाता है एक्सेप्शन में। लेकिन जो 4F के बाद है 5S है, 5P है और 6S है। तो मतलब जो 4F है वो डीपली ब्रिड इन नेचर है, डीपली ब्रिड मतलब अंदर की तरफ धसा हुआ है। तो 4F ऑर्बिटल वो अंदर की तरफ धसा हुआ, तो जो लिगेंड है वो बाहर से जो बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ, वो इतना उसका जो कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, तब जाके कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन जो 4F है वो तो ज़्यादा अंदर की तरफ धसे हुए हैं। तो 4F जो ऑर्बिटल है उनकी जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए लिगेंड के साथ, लिगेंड मतलब बाहर से कोई भी आइटम आ रहा है, तो वो उनकी ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती, तो उनके बीच में जो है कोवैलेंट करैक्टर कम होता है। तो जो मेन फोर्स है जो मेटल और लिगेंड को बांध के रखता है, वो हो जाता है आयनिक बॉन्ड हो जाता है। तो आयनिक बॉन्ड हो जाता है, तो वो जो आयनिक बॉन्ड है वो इतना स्टेबल नहीं होता कोवैलेंट के कंपेयर में। तो फिर जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो लेबाइल बनता है। लेबाइल उसको बोलते हैं जिसके साथ मेटल का बॉन्ड है और वो जल्दी से टूट के दूसरा आता रहे उसकी तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो लेबाइल हो जाएगा,
लेबाइल हो जाएगा तो फिर उसकी वजह से एक और प्रॉपर्टी बनती है कि ये आइसोमेराइजेशन आइसोमराइजेशन शो निकलता है, आइसोमराइजेशन शो निकलती है। क्यों? क्योंकि अगर आइसोमराइजेशन में क्या होता है, जैसे मेटल का अगर CN के साथ बॉन्ड है तो क्या होगा, मेटल का अगर NC के साथ बॉन्ड हो जाए, मतलब नेट पहले इसमें तो कार्बन के साथ बॉन्ड है मेटल का, लेकिन अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड हो जाए तो ये एक इसका आइसोमर है एक टाइप से। हाँ, तो फिर लेकिन इसमें तो क्या है, जो बॉन्ड बन रहा है लिगेंड के साथ, मेटल और CN अगर लिगेंड है तो ये तो बहुत जल्दी से टूट रहा है ना, टूट के दूसरा को कोई और आ जा रहा है इसकी जगह। तो फिर जब ये कॉम्प्लेक्स इतने अच्छे से जुड़ा हुआ तो ये आइसोमराइजेशन तो क्या ही शो करेगा ना। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, ये आइसोमराइजेशन शो नहीं करते। तो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ड्यू टू डीप ब्रीड नेचर ऑफ 4f ऑर्बिटल देयर इज नो एफिशिएंट ओवरलैपिंग बिटवीन 4f orbital and ligand orbital, so there is a less covalent character, and main force that bind the metal and ligand is ionic bond, and ionic bond is not so strong, so complex will be the labile, and due to this they do not show isomerization। इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। तो हमने देख लिया कि आइसोमराइजेशन भी शो नहीं करते। और फिर अगला, अगर इनका ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड देखें, ऑर्गेनोमेटालिक्स क्या होते हैं, जिसमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड हो। तो अगर जो लैंथेनाइड बनाते हैं ये साइक्लोपेंटाडाइन के साथ जो है लिगेंड बनाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे वो लैंथेनम है, लैंथेनम के साथ साइक्लोपेंटाडाइन जुड़ा हुआ है, साइक्लोपेंटाडाइन ये लिगेंड होता है, इसमें ये लिगेंड होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, तो टोटल 2 इसकी वजह से और एक ये लोन पे ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक टाइप से एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये इधर आ गया, इधर आ गया, तो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और ये टोटल 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। 2 तो यहाँ से जो डोनेट करता है मेटल को, 2 तो पाई इलेक्ट्रॉन, 2 तो ये 4 तो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक यहाँ इस कार्बन से डोनेट करता है। तो ये टोटल 5 इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है। तो जो साइक्लोपेंटाडाइन है ये मेटल इसमें लैंथेनाइड के साथ मेनली बॉन्ड बनाता है। इसमें देखो कार्बन जो जुड़ा हुआ है ना, इसके लैंथेनाइड के साथ इसको ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ दिखा देते हैं, मतलब 500 कार्बन जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो इस टाइप की इसकी बॉन्डिंग दिखा देते हैं। इसमें देखो कार्बन ही जुड़ा हुआ है लैंथेनाइड के साथ, तो लैंथेनाइड और कार्बन की बॉन्ड है, तो ये इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटाडाइनाइड। डाइनाइड मतलब इसमें दो बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है। और इसके एराइल और एल्काइल के साथ भी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। एराइल का मतलब होता है, एराइल मतलब जो जिसमें एरोमेटिक हो, रिंग हो, जिसमें मतलब बेंजीन रिंग हो। तो जिसमें बेंजीन रिंग हो, जैसे एक तो खाली आर है, आर में मतलब क्या है, जो कोई भी मतलब वो कोई भी हाइड्रोकार्बन है, CH3 है, C2H5 है, तो ये टाइप के हैं, इनके साथ भी इसका बॉन्ड बन जाता है। इनमें भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा चाहिए, ऑर्गेनोमेटालिक्स होंगे, और एक बेंजीन के साथ भी इसका तो लैंथेनाइड जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं। तो ऑर्गेनोमेटालिक्स में क्या होगा, ये एल्काइल और एराइल के साथ भी बॉन्ड बना लेते हैं। और अगर ऐसे रिएक्शन देखें तो इस फॉर्म में हो जाता है। अगर देखो तो ऐसे लिथियम के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप का हम लेते हैं, और ऐसे ही जो लैंथेनाइड उनका कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे LaCl3। तो ये तो क्या करेगा, LaR3 + 3LiCl तो क्या करेगा, जो ये अल्काइल ग्रुप है इसके लैंथेनाइड के साथ अटैच हो जाएगा। और अगर ऐसे ही चार ग्रुप ऐसे अटैच करने हैं, तो इसके 4 ग्रुप पर अटैच करने, तो हम 4 मॉलिक्यूल ले लेंगे इसके। तो ये एक टाइप से रिएक्शन है। तो हमने क्या देख लिया, ऑर्गेनोमेटालिक्स में ये साइक्लोपेंटाडाइन के साथ और एराइल या एल्काइल के साथ ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। एक होता है इनकी प्रॉपर्टी कि जो पाई एक्सेप्टर होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं, ये उनके साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं।
पाई एक्सेप्टर लिगैंड के साथ बॉन्ड बनाते हैं। पाई एक्सेप्टर लिगैंड क्या होते हैं? देखो लिगैंड का काम होता है मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, लेकिन कुछ लिगैंड ऐसे होते हैं जो मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन भी लेते हैं। तो कुछ लिगैंड ऐसे होते हैं जो मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वापस, तो उनको बोलते हैं हम पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं वापस मेटल से, तो उनको बोलते हैं पाई एक्सेप्टर। इसके एग्जांपल होते हैं COCN PR3। तो ये इसके पाई एक्सेप्टर के मतलब एग्जांपल होते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है लिगैंड लैंथेनाइड की कि ये पाई एक्सेप्टर के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पाई एक्सेप्टर में क्या मेटल को वापस इलेक्ट्रॉन देने हैं, लेकिन ये कहाँ से देगा? 4f से देगा। लेकिन 4f तो बहुत अंदर की तरफ है, डीप ब्रीडिंग नेचर है, तो वो वहाँ ज़्यादा अंदर से वो इलेक्ट्रॉन जो है दे नहीं पाएगा मैं वापस लिगैंड को, क्योंकि 4f जो है काफ़ी अंदर की तरफ है। तो इसी वजह से 4f से वापस पाई एक्सेप्टर लिगैंड को इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते। तो फिर क्या है, इसलिए पाई एक्सेप्टर लिगैंड के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो ठीक है, ये हमने देख लिया ट्रेंड, इसकी प्रॉपर्टीज देख ली कि किस हिसाब से कॉम्प्लेक्स बनाता है। पहला तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा होता है, लेकिन किसी में 3 भी हो जाता है, तो उसमें लिगैंड का साइज बहुत बड़ा होता है। लेकिन एक ये होता है कि डीप ब्रीड नेचर होने के कारण 4f का, तो ये आइसोमराइजेशन शो नहीं करते, क्योंकि उनके बीच में मेन बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। तो अगर वो फिर देखा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में साइक्लोपेंटाडाइन के साथ और राइल या एल्काइल कॉम्प्लेक्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और ये पाई एक्सेप्टर के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो 4f है वो ज़्यादा अंदर की तरफ होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन वापस दे नहीं पाएगा। और अगली प्रॉपर्टी देखें हम इनकी, तो रिएक्टिविटी देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड। रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड तो क्या है? ये जैसे कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन के साथ रिएक्ट करके Ln(C2), Ln(4)C, Ln(3)C4 बनाते हैं, Ln(3)C4। ये टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये कार्बन के साथ। इसमें क्या है देखो, लेंथेनाइड, अगर इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ोगे लेंथेनाइड C2, तो लेंथेनाइड की तो 3 होती है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लेंथेनाइड 3 पॉजिटिव में टूटेगा, और C2 है जो C2 पे चार्ज होता है 2-। तो देखो, तो इसमें चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स में। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में देखो तो लेंथेनाइड पे +3 होता है, ऐसे होता है Ln4C3। तो जो लेंथेनाइड होता है, लेंथेनाइड पे +3 होता है, +3 है तो एक पे +3 है तो 4 ही हैं, तो 4×3=12 हो जाएगा सारे लेंथेनाइड पे। लेकिन कार्बन पे, एक खाली कार्बन पे 4- होता है, हाँ, तो फिर 4×3=12, इसमें भी -12 हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स में तो चार्ज बैलेंस है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे अगर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएं लेंथेनाइड की वाटर के साथ, तो ये लेंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ये, और वो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिलीज होता है। इसको बैलेंस भी कर सकते हो आप, लेकिन ये मेन कंपोनेंट ये बनते हैं। और ऐसे ही लेंथेनाइड का है वो जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के साथ भी इस टाइप का बॉन्ड बना लेता है Ln(N), मतलब इसमें दोनों को के बीच में +3 ही है, मतलब एक लेंथेनाइड है और एक नाइट्रोजन है। और ऐसे ऑक्सीजन के साथ भी ये बॉन्ड बना लेता है Ln2O3 की फॉर्म में, या LnO2 की फॉर्म में, ऐसे मतलब ये इस टाइप के वो जो कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये हमने इसका देख लिया रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड। अभी हमने क्या मोस्टली प्रॉपर्टीज देख लिए लैंथेनाइड की। इसमें कुछ प्रॉपर्टी रहते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लैंथेनाइड, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लैंथेनाइड। कोई तो हर एक ग्रुप में इनमें कुछ ज़्यादा एक्सेप्शन नहीं है,
जो आयनाइजेशन है कि हम उसको अलग से कुछ ज़्यादा पढ़ें, लेकिन फिर भी देख लेते हैं जो प्रॉपर्टी छोटी मोटी जो बच गई हैं। आयनाइजेशन क्या होता है, जैसे जैसे ग्रुप में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, उनके बीच में प्रोटॉन बढ़ गए और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो और आयनाइजेशन में क्या करते हैं हम, आयनाइजेशन में एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, मेटल की वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो फिर इसमें क्या जैसे लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो मेटल जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन निकालना हमें उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे लेफ्ट राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है बढ़ती जाएगी। इसमें कई एक आधा एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन कब आएगा, जब या तो फुली फिल्ड हाफ सब सेल हो रहा हो या हाफ फिल्ड सब सेल हो रहा हो। तो उसमें जो अगर फुली फिल्ड हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, जो जिस इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये हो रहा हो कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से फुली फिल्ड हो रहा है तो वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कम होगी, है ना। जैसे यूरोबियम 2 पॉजिटिव होता है तो उसमें क्या है, टू पॉजिटिव में F7 हो जाता है तो ये पूरा हाफ फिल्ड हो जाता है। तो फिर क्या हो, जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी वो कम होगी। हाँ कम होगी क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से वो स्टेबल हो रहा है। तो ये हमने आयनाइजेशन एनर्जी देख लिया। ऐसे अगर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखें इनका, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में तो वैसे कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है, लेकिन क्या है यूरोबियम और यूट्रोबियम का, यूरोबियम और यूट्रोबियम का मैंने हमने पहले भी देखा था एक बार। यूरोबियम और यूट्रोबियम में क्या होता है, वो और सब की जो ऑक्सीजन स्टेट होते हैं वो +3 वाली जो सबसे स्टेबल होती है, लेकिन यूरोबियम और यूट्रोबियम में +2 वाली स्टेबल होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो लिगेंड है उनके साथ अट्रैक्शन कितना है, जो बाहर से लिगेंड जुड़े हुए हैं उसके साथ अट्रैक्शन कितना है, या एक कॉम्प्लेक्स है दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स जो सॉरी अट्रैक्शन है वो कितना है। देखो इसमें यूरोबियम में तो क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर दे दिए, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिए, लेकिन ये जो और कॉम्प्लेक्स होते हैं लैंथेनाइड के उन्होंने 3 दिए हुए होते हैं, है ना। तो एक तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, एक 3 यूज हो रहे हैं, तो 3 वाले में जो है मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, हाँ 3 वाले मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है और जो उनके बीच में अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेकिन इन्होंने 2 दे रखे हैं तो इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और के कंपैरिजन में कम होता है। तो फिर ये होता है। और जो सोलिबिलिटी डेंसिटी वगैरह होती है प्रॉपर्टीज़, उनमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता कि जिसकी हम स्टडी करें लैंथेनाइड या लैंथेनाइड में। तो हमने अभी इसकी जो लैंथेनाइड की मोस्टली प्रॉपर्टीज देख ली है, और बाकी आप पढ़ के देखना थोड़ा। तो एक होता है इसका सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी में इसके क्या होता है, जो मोस्टली कॉम्प्लेक्स होते हैं इसके तो वाटर के साथ वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं और अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि अगर उनको कॉम्प्लेक्स को वाटर में डालते हैं तो वाटर में ऑक्सीजन है, और हमने देखा था अभी ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है इनके साथ अच्छे से बॉन्ड बना लेते हैं। तो फिर क्या करेगा, तो उसके जो लिगेंड है वो मेटल के साथ उन लिगेंड को हटा के वाटर उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो फिर क्या है वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टीज और ख़त्म हो गई हैं इसकी लैंथेनाइड की। आगे हम इसकी सेपरेशन वगैरह देखेंगे।